कोच कौन होता है और टीचर कौन होता है? टीचर होता है लेक्चर दिया पढ़ा के चला गया। कोच होता है कि जो आपकी पोटेंशियल होती है उसको इंक्रीज करता है। तो वहाँ पर परफॉर्म आपको करना है। हमारा रोल ये है कि हम आपके सही गाइड करें, आपके समय को बचाएं, ठीक है, आपको वो चीज़ समझाएं जो आपके काम की चीज़। लेकिन आपको रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल होता है, सीमेंट होता है, लोहा होता है, सब होता है, घर तो आपको बनाना होता है। वैसे हम आपको वो नॉलेज दें जहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकें। कंपटीशन में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ लिखते हैं, स्पेशलाइज करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर एकेडमी में कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको पढ़ाया गया, बताया गया, तो उसमें निष्कर्ष निकाल करके उसको अप्लाई करने की जो क्षमता होती है वो कंपटीशन होता है। क्योंकि आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं और सिविल सर्विस क्या कहता है, ये आपका प्रशासन है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप देखते होंगे आपके पीसीएस बैठते होंगे, आपके कई सारी सेवाएं होती हैं जो सिलेक्शन होता है, आईएएस बैठते होंगे। और वो जहाँ पर काम करते हैं वो एक इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कल्चरल सिस्टम होता है, ठीक है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ों से घिरा रहता है। ओके। और उन सबको मिला करके क्या बनता है, इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं। अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, सिस्टम आप पढ़ते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट कोई चीज़ डिमांड करता है और उसको एक समस्या देता है, और समस्या का समाधान कौन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और वो चीज़ें फिर फीडबैक ग्रुप में आकर के बनी रहती है। प्रशासन ध्यान दीजिए एक कला है, आर्ट है, ये साइंस नहीं है। 1+1=2 का फार्मूला प्रशासन में लागू हो सकता है, 1+1=1 ही रह जाए प्रशासन में, या 1+1=3 हो जाए या 4 हो जाए। इट मीन्स दैट प्रशासन में जो चीज़ें दिखती हैं उससे कहीं वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं या उससे कम होती हैं, ठीक है। सिस्टम अप्रोच में आप पढ़ते हैं इस चीज़ को, सिस्टम इज ग्रेटर देन होलिस्टिक अप्रोच, है क्या बोलते हैं उसको, मैं बाद में चर्चा कर लूँगा, ठीक है। लेकिन प्रशासन आप किस चीज़ को पढ़ेंगे बिना, एक चीज़ आप मुझे बताइए, आप घर अपने घर में रहते हैं तो घर का इन्वायरमेंट समझने का प्रयास करते नहीं करते हैं, है ना। अगर आप अपने पड़ोसियों को नहीं समझते हैं, आप चारों तरफ के इन्वायरमेंट को नहीं समझते हैं, तो क्या उस जगह को आप अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको एक जनरल इन्वायरमेंट को समझना जरूरी होता है। और जब बहुत सारे विषय एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, जनरल। एक विषय के आप ज्ञाता हैं तो क्या है, स्पेशलिस्ट। और बहुत सारे विषयों के ज्ञाता हो गए तो क्या बन गए, जर्नलिस्ट। समझ आई बात। तो एक जनरल इन्वायरमेंट को समझने की क्षमता आपके अंदर होगी, तभी आप प्रशासन कर पाएंगे। यही कारण है कि आपको जीएस पढ़ना पड़ता है। जो इसका इन्वायरमेंट है वो सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे इतिहास आप अगर बीए में पढ़ेंगे, एमए में पढ़ेंगे, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है। लेकिन जब आप कंपटीशन में इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। आप कभी राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं क्या, आप क्या पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था। आप कभी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं क्या, आप क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था। आप कभी भूगोल पढ़ते हैं क्या, ना, भौगोलिक व्यवस्था। फिर तो एकेडमी में आपको विषय पढ़ना होता है, लेकिन कंपटीशन में आपको क्या पढ़ना होता है, सिस्टम पढ़ना होता है। ठीक है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया कि सिस्टम हमें यहाँ पढ़ना है और वहाँ क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ने का तरीका भी अलग हो जाएगा, टीचर का तरीका भी अलग हो जाएगा। वहाँ टीचर होंगे आपके पास और यहाँ आपके पास कौन होगा, कोच होगा। डिफरेंट समझ में आ गई बात। यही कारण है कि चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई सा भी हो, वो हमेशा क्लास में जीरो पे बैठता है। अगर कोई आदमी पीएचडी भी कर ले जा करके इतिहास में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, किसी में, तो भी सिस्टम पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आपका सबसे कमजोर विषय कौन सा है जिससे आप बहुत डरते हैं, वो चीज़ मैं आपको आज आपका डर दूर करता हूँ। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आपको टफ लगता है क्या, पॉलिटी टफ लगता है क्या। जो आपको सबसे टफ लगता हो उसकी हम बात करते हैं, सबसे वहीं से डर दूर करेंगे, अभी तो आपको हिम्मत आएगी।
अच्छा, हिस्ट्री टफ है। देखिए, सिविल सर्विस में कोई चीज़ रटना नहीं पड़ता है, ये हमको क्लियर बता दें। अगर आपको लगता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आप सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ये है, सर ये मेरा ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, उस पर मैं अभी आपको लेक्चर दूंगा, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता। और आपको लगता है ये बहुत टफ है, मेरे समझ में नहीं आता, उस पर मैं आपको लेक्चर दूंगा, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। तो आप खुद चुन लीजिए कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर आपको हम लेक्चर दें या सबसे वीक सब्जेक्ट पर दें। क्योंकि मेरा उद्देश्य आज ये है कि आपका डर दूर किया जाए कि पढ़ा कैसे जाए। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ने का तरीका बताया जाता है, कोच बताता है आपको भाई ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा जाता है। आप लोग डिसाइड करिए कौन सा किस सब्जेक्ट पर लेक्चर दूँ मैं। हिस्ट्री पर दीजिए। मेरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बहुत अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने से पहले कोचिंग पढ़ाता था, लगभग 250 से 300 बच्चे मेरे आईएएस हैं। स्टेट सिविल सर्विस में तो बस आपके बिहार में ही हैं, राम सिंह मीना मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, ये अभी शायद किसी जिले के कंट्रीब्यूटर हैं, कई सारे लोग हैं ऊपर। देखिए, इतिहास क्या है, थोड़ा सा अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डर दूर हो जाएगा। सबसे पहले जानोगे तो भाई इतिहास क्या है, क्या है इतिहास? हमारा पास्ट है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि केवल अकबर या महाराणा प्रताप या महात्मा गांधी के विषय में ही क्यों पढ़ते? अगर पास्ट है तो सबके बारे में पढ़ना चाहिए था। देखिए, इतिहास की जो परिभाषा दी गई है वो आर्नोल्ड टैनेवी ने दी है। मैं थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, बिना सब्जेक्ट की थ्योरी को समझे हुए आप सब्जेक्ट को नहीं स्टडी कर सकते। आया पूछा अरे हड़प्पा की सभ्यता यहाँ से यहाँ तक थी, वो कोई बात नहीं, वो तो हर किताब में दिख जाएगा, आपको कहीं भी नेट पे सर्च करोगे दिख जाएगा। बट उसको कैसे समझा जाए, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए, रटना ना पड़े। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मैं आपको लाइब्रेरी भर के दे दूँ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग ही तो काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिमाग में चीज़ें कैसे बैठती हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बुक वगैरह तो सब आपके घर पे रह जाते हैं, होता है ना ऐसा। इतिहास, अर्नोल्ड टैन भी कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, कि पूर्व की, हिंदी मीडियम रहेगा या इंग्लिश मीडियम रहेगा? इंग्लिश, चलिए इंग्लिश मीडियम। अर्नोल्ड टैनवी का डेफिनेशन ये है, वो कहता है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट, पास्ट सिस्टम, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट सिस्टम, जो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं, मैंने क्या बोला? व्यवस्थाएं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट सिस्टम इज हिस्ट्री। यानी हम पूर्व के यानी पहले की व्यवस्थाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, किसकी? जो पास्ट के सिस्टम थे, सिस्टम थे, सिस्टम समझ लीजिए आप। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्टम, साइंस में जाएंगे, आर्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सिस्टम ही मिलेगा आपको। थोड़ा सा हम हिस्ट्री का नेचर समझ लेते हैं, हिस्ट्री का थोड़ा सा नेचर समझते हैं, नेचर ये हिस्ट्री है क्या, क्योंकि बिना नेचर समझे हुए आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इतिहास क्या है समझ में आ गई? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट सिस्टम, ये हो गई हिस्ट्री, ये डेफिनेशन हो गई। इट मीन्स दैट वी शुड स्टडी ए सिस्टम नाउ नॉट एग्जिस्ट, अभी वो सिस्टम नहीं है जो पहले था, बट आज वो नहीं है, उसकी हम स्टडी करेंगे। आप इतिहास पढ़ा क्यों जाए? बाय टू स्टडी। तो कहता है इतिहास क्या पढ़ना है यार ज्ञान के युग में? नो, बिकॉज जब हम आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे, जो अप्रोचेस डेवलप हुए हैं इतिहास में आज तक, कैसे स्टडी की गई है, आज क्या चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नेचर को समझते हैं। देखिए, इतिहास में आप दो शब्द सुनते होंगे, कल्चर और सिविलाइजेशन, सुनते हैं ना? ये दोनों क्या है, सबसे पहले इसको समझ लें, तभी आगे बढ़ पाएंगे।
कल्चर और सिविलाइजेशन से बनकर के इसका नेचर बनता है। देखिए, जो सिविलाइजेशन होता है वो हिस्ट्री का फिजिकल पार्ट है। क्या है? यानी सिस्टम का अंदर का भाग है, ये सिविलाइजेशन है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। फिजिकल, किसी सिस्टम का जो फिजिकल अचीवमेंट होता है वो होता है, वो दिखता है, विजुअल होता है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, क्या पढ़ेंगे आप? उस व्यवस्था में, जैसे हम पास्ट की बात करें, जहाँ से भी सभ्यताएं शुरू हुई है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कौन चलाता था, निर्णय कौन लेता था, राज्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे अभी। राज्य क्या है? एक भौतिक संगठन है, फिजिकल यूनिट है। और उस फिजिकल यूनिट में कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है, लोग हैं और एरिया है। तो राज्य आज जो आप देखते हैं, भारत भी क्या है, एक राज्य है। अब बिहार को राज्य नहीं बोलेंगे आप। राज्य की परिभाषा क्या होती है? स्टेट एक फिजिकल यूनिट होता है। ठीक है, इस फिजिकल यूनिट जो होती है, इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं: गवर्नमेंट, ठीक है, और सिटीजन, पीपुल, और एरिया। कौन है? एरिया। इन तीन चीज़ों को मिला के राज्य बनता है। तो कभी भी राज्य बना होगा, और बिहार में और भारत एक राज्य, दोनों में अंतर है। जब कैपिटल एस लिखा जाता है तो इसका मतलब किसी देश की बात हो रही है, और जब स्मॉल एस लिखा जाता है तो किसी देश में जो वहाँ का फेडरल सिस्टम है, उसमें किसी यूनिट की बात हो रही है। जैसे बिहार है, राजस्थान है, यूपी है, एक्सेट्रा। तो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? वो एग्जिस्ट कर रहा था। अकबर राजा था, चंद्रगुप्त राजा थे, ठीक है, तो वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। उस चीज़ की हम स्टडी करेंगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है। राजा कैसे चुना जाता था, प्रशासन कैसा था, तो शासन के साथ प्रशासन अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, कौटिल्य की भूमिका आप जानते हैं, इतनी बड़ी भूमिका थी पास्ट में। इसके बाद आता है इसका इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद आता है इसका सोशल सिस्टम। क्लियर? तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये तीनों सिस्टम किस में आते हैं? इसके सिविलाइजेशन में आते हैं। सिविलाइजेशन एक्चुअली हिस्ट्री, नेचर ऑफ द हिस्ट्री कंसिस्ट बाय द culture and civilization. Civilization is the physical part of the system. It consists by political, economic and social system. इन तीनों सिस्टम को मिला करके क्या बन गया? सिविलाइजेशन। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ आ रही बात? क्लियर? अब हम कल्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कल्चर क्या होता है? आपकी एक मेंटल थिंकिंग होती है किसी सिस्टम की। जो मेंटल थिंकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कल्चर। डिफिनेशन समझ में आ गई बात? फिजिकल पार्ट इज, बट मेंटल पार्ट इज। भाई, कोई चीज़ सबसे पहले सोचोगे, इसके बाद ही तो लाओगे ना। क्या अचानक से आ जाएगी? मोटरसाइकिल बन गई तो कैसे बनी वो? ये कंप्यूटर बन गया तो कैसे बना ये? पहले सोचा गया ना उस चीज़ को, थिंकिंग। और थिंकिंग आपकी कितने तरह की होती है? थिंकिंग दो तरह की होती है। एक तो आप इमेजिन करते हैं कोई चीज़, क्या करते हैं? आर्टिस्टिक, कलात्मक सोच होती है। और एक होती है रेशनल सोच। क्या होती है? तो आर्टिस्टिक और रेशनल, दो तरह की थिंकिंग आती है। इसका मतलब है कि कल्चर के भी दो पार्ट होंगे, एक आर्ट और एक साइंस। क्या होगा? आर्ट और साइंस। अब जब हम आर्ट की बात करते हैं तो भाई, पेंटिंग कैसे बनाते थे, घर कैसे बनाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, धर्म कौन सा मानते थे, धर्म की बात करें, ठीक है, धर्म क्या है? धर्म जन, जो चीज़ हम धारण करते हैं, धर्म है। ठीक है, और धर्म के दो पार्ट हो गए, एक धर्म का ऑब्जेक्ट हो गया और एक धर्म का मीन साधन हो गया। धर्म का ऑब्जेक्ट, मानो आप हैं तो आपका धर्म का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मानवता। किसी भी धर्म का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एंड क्या है? मानवता। और उसको पाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? मीन। और उसी को क्या बोलते हैं हम? रिचुअल्स, कर्मकांड। तो धर्म के दो पार्ट हो गए, एक धर्म का उद्देश्य और एक धर्म का कर्मकांड। अब एक चीज देखिए, आप किसी भी सिस्टम को की तरफ आप जाएं तो जैसे हम बोलते हैं
प्राचीन भारत में कौन सा धर्म प्रभावी था? हिंदू धर्म। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम धर्म सिस्टम को प्रभावित कर रहा था, चाहे इनका सोशल सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे क्या प्रभावित कर रहा था? कल्चर कर रहा था, नहीं कर रहा था? तो धर्म ने प्रभावित किया। ठीक है। अब इस्लाम धर्म क्या है? अगर आपको मध्यकाल को समझना है तो इस्लाम धर्म को, मॉडर्न स्टेज को आप कहते हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी को समझना पड़ेगा जो जिन्होंने बना के दिया। 47 के बाद वो चीज़ खत्म हो गई, फिर हम लोग पोस्ट मॉडर्न में आ गए। क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको। फिर आज हम अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं, अभी कौन सा धर्म है जो प्रभावित करता है। आज हम लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए। फिर तो ऐसी स्थिति में धर्म को समझना जरूरी होगा, और धर्म को जब आप समझोगे तो उसके साथ आपको, भाई मुगलों ने मकबरे बनाए, मस्जिद बनाई, प्राचीन भारत में तो मंदिर बने ना। फिर तो धर्म के साथ साथ आपको ये दिखेगा कि उनकी पेंटिंग कैसी थी, स्कल्पचर कैसा था। ठीक है, वो मंदिर बनाते थे, क्या करते थे, कौन सी किताबें उन्होंने लिखी। ठीक है, धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे, ये सारी की सारी चीज़ आपको निकल, ये वो पार्ट है जो आर्टिस्टिक बोलते हैं इसको, कलात्मक पार्ट। तो संस्कृति के भी दो पार्ट हो गए, एक कला और एक तार्किक। ये विज्ञान है। तो आप विज्ञान में आओगे तो देखोगे फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कौन कौन सी दवाइयाँ बना लेते थे वो, कैसे चिकित्सा कर लेते थे। क्लियर? उनकी क्या अचीवमेंट्स रही, कौन कौन से उन्होंने आविष्कार कर लिया, जीरो का आविष्कार हो गया, किसका आविष्कार हो गया, इस काल में क्या हुआ, उनके कौन कौन से वैज्ञानिक थे। तो ये इसका कौन सा पार्ट है? नेशनल पार्ट, इसको हम विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब कल्चर में हम दो चीज पढ़ते हैं, कला और विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? आर्ट और साइंस। क्लियर? तो अब इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, समझ में आ गई बात? इतिहास में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना है। इतिहास में केवल ये पढ़ना है कि किसी सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, जो पास्ट का कोई सिस्टम था उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ठीक है, उसका सोशल सिस्टम कैसा था, और उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। फिर उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कल्चर। तो हमें कल्चर में पढ़ना पड़ेगा कि जो उनकी सोच थी, कि जो आर्टिस्टिक सोच थी वो क्या थी, उनकी जो एक रेशनल सोच थी वो क्या थी। भाई जैसे ये चीज़ हावी होगी, जैसे ये दोनों में रिवर्स रिलेशन है, ध्यान दीजिए आप। आपको इमोशनल बनाता है और ये आपको रेशनल बनाता है। ये आपको विज्ञान की तरफ ले जाता है और ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। ठीक है, दोनों में बैलेंस करोगे तो एक अच्छा कल्चर माना जाएगा। अगर आप इधर आ गए तो आप क्या बन जाओगे? रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स। क्या बन जाओगे? हमारे बाप दादा जंगल में रहते थे, हम भी रहेंगे। सांस्कृतिक आधुनिकीकरण क्या है, समझ आ रही बात? कि हम पास्ट से भी सीखें और प्रेजेंट क्या हो सकता हूँ पर भी, अगर जरूरत हो तो अमेरिका से भी कुछ ले लें, जरूरत हो तो रूस से भी कुछ ले लें, चीन से भी ले लें। ये मॉडर्नाइजेशन है। और भैया हमारे बाप दादा यही करते थे, हम भी यही करेंगे, ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स होना है। तो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा भैया, पश्चिम की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, इंग्लैंड के लोग तो महान हैं, उनके बराबर कोई नहीं, हम तो उनका अंधानुकरण करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज वेस्टर्नाइजेशन। तो आप जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं उस संस्कृति के तीन पार्ट हैं, या तो हम ऑर्थोडॉक्स बने, या तो हम मॉडर्न बने, या तो हम पश्चिमीकरण की बात करें। यही तो है ना? पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण समझ में आ गई क्या बात है? आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण समझ में आ गई बात? पश्चिम के सिस्टम को अंधानुकरण कर लेना, और ऑर्थोडॉक्स क्या है? अपने ही सिस्टम को, जो नेटिव सिस्टम था उसका अंधानुकरण करना, क्या है? ऑर्थोडॉक्स होना। और हमें रेशनल, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई चीज़ करें। देखो अगर हिंदू धर्म में कोई कमी है तो उसको हम यार मॉडिफाई करेंगे। इस सुधार को क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। नहीं यार, पहले भी बलि दी जाती थी, आज भी बलि देंगे, क्या है ये? ऑर्थोडॉक्स। अब इतिहास पढ़ने का फायदा समझ आ रहा है कि इतिहास पढ़ने का क्या फायदा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इतिहास की पढ़ने के अप्रोचेज क्या हैं, इतिहास कैसे पढ़ा जाए। बेटा कोई भी विषय
पढ़ने का एक तरीका होता है, और वो तरीका जो है, जो बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं, या जो बड़े बड़े किसी किसी भी सब्जेक्ट में आप जाते हैं, फिजिक्स में जाएं, केमिस्ट्री में जाएं, किसी में भी जाएं आप, तो उसमें कुछ लोगों ने उसमें योगदान दिया है, रिवोल्यूशन किया है ना। तो वो लोग तरीका बताते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या हो, कैसे पढ़ा जाए। इसमें हम अपनी कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, बट आधार तो वहाँ से लेना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम पढ़ने के अप्रोच देखते हैं, तो हमारे पढ़ने के अप्रोच दो तरह के हैं। इतिहास को, इतिहास अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतिहास कभी आपको भूलेगा नहीं। इसको याद, देखिए इतिहास का जो अप्रोच है पढ़ने का, वो मिल लेना पड़ेगा क्या यहाँ से। जो अप्रोच है वो दो तरह का है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे तो डेवलप नहीं हो गया, कुछ टाइम लगा उसमें। अप्रोच दो तरह का है, एक तो है पढ़ने का ट्रेडिशनल अप्रोच, जो 1945 से पहले लोग इतिहास पढ़ते रहे, ठीक है। और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर आता है, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने, आता है, और अर्नोल्ड टैनेवी आते हैं आपके। ये तीनों ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, टैनवी कहता है कि केवल व्यवस्था का अध्ययन, सिस्टम की स्टडी, पास्ट के सिस्टम की स्टडी इतिहास है। और अब ये से आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर की स्टडी कर लीजिए, इतिहास हो गया, ठीक है। और इतिहास में जो सिस्टम होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड, परिस्थितियों के अनुसार, जैसे अगर किसी जगह का जनता बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है, तो कोई भी तलवार के दम पर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा, वहाँ राजतंत्र बनेगा नहीं बनेगा। तो ये कहता है, नोल्टन भी कहता है कि इतिहास परिस्थितियों की देन है। क्या है, मतलब इतिहास ऐसा नहीं होता थोपा जाता है, जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा ही सिस्टम। क्या समझ आ रही बात। जैसी परिस्थिति होगी, आप अपने घर का इतिहास ले लीजिए, तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही तो आपके पापा ने, ग्रैंड फादर ने डिसीजन लिया होगा, आपकी मदर ने, ग्रैंड मदर ने, जो भी हैं, डिसीजन लिया होगा। क्लियर। तो इतिहास क्या है, हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसी का जो देन है वो इतिहास है। एनबी की बात समझ आ गई। स्पेंसर थोड़ा डिफरेंट बोलता है, ये कहता है कि केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, क्या, जैसे अभी आपने बोला ना इतिहास में क्या पढ़ा जाता है, आपने बोला पास्ट स्टडी कर लें, तो ये कहता है इतिहास में हमारी आपकी स्टडी कितनी होगी, जितना सिस्टम में हमारा योगदान होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्टडी होगी नहीं होगी, बिकॉज ही इज लीडिंग सिस्टम। तो इतिहास में केवल उन्हीं घटनाओं का, उन्हीं लोगों का अध्ययन किया जाता है जो सिस्टम को प्रभावित कर रहे होते हैं। मुगल काल में अगर 5 करोड़ आबादी देश की रही हो, तो क्या सबकी स्टडी होती है क्या। अगर रोज 100 घटनाएं घटती रही हों, तो क्या सबकी स्टडी हुई है क्या। किन घटनाओं की स्टडी हुई है, किन व्यक्तियों की स्टडी हुई है, जिन्होंने सिस्टम को डीपली इफेक्ट किया। तो दोनों को समझ आ रहा है। ये कह रहा है इतिहास का जो सिस्टम है वो परिस्थितियों के देना है, और ये कहता है कि जो सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जो सिस्टम को गहराई से प्रभावित करते हैं, उन घटनाओं और व्यक्तियों का अध्ययन ही इतिहास है। वाई मार्क्स
मार्क्स जानते हैं बहुत बड़ा विचारक रहा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, सोशल सिस्टम पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, इसके विचार हैं। मार्क्स कहता है कि इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास केवल वर्ग संघर्ष है। क्या है? क्लास स्ट्रगल है। ध्यान दीजिए, वो कहता है कि कोई भी सिस्टम बना हुआ है, कोई भी सिस्टम बना हुआ है, इसका इन्वायरमेंट का इस पर दबाव है। क्या है? इसके इन्वायरमेंट का इस पर दबाव है। अगर जितना दबाव पड़ रहा है उससे ज़्यादा मजबूत सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट डिमांड कर रहा है उससे ज़्यादा, तो उसको उससे ज़्यादा मजबूत हमारा सिस्टम बना है, तब तो सिस्टम बना रहेगा। क्या होगा? और सिस्टम हमेशा किससे बनता है? ताकत से बनता है। किससे बनता है? ताकत से बनता है। अब नरेंद्र मोदी को चाहे जनता सपोर्ट करे, चाहे ईवीएम से चुनाव जीते, लेकिन उनके पास पावर है इसलिए वो सत्ता में। लेकिन अगर इन्वायरमेंट से कमजोर ये पड़ गया स्ट्रक्चर, तो क्या होगा फिर? सिस्टम चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर? 1947 में भारत स्वतंत्र का क्यों हुआ? क्योंकि जो अंग्रेजों ने स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया था उस पर इन्वायरमेंट का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसको झेल नहीं पाए और उनको जाना पड़ गया, और हमने सिस्टम चेंज कर लिया। प्राचीन भारत के सिस्टम मुसलमानों ने चेंज कैसे कर दिया? ऐसे तो क्या होगा? तो वास्तव में इतिहास एक क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है। कमजोर लोग जो होते हैं उन पर मजबूत लोग शासन करते हैं। क्लियर? और जैसे वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है जो शासन कर रहा होता है, तैसे कमजोर लोग शासन में आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्वहारा। तभी आ जाता है साम्यवाद। क्या आ जाता है? तो इतिहास हमेशा पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई है। अच्छा ठीक, ओके ओके। एक्चुअली हिस्ट्री इज क्लास स्ट्रगल एंड ऑलवेज बुर्जुआ एंड सर्वहारा, शोषण करने वाले, एक्सप्लॉइटिंग एक्सप्लॉइटर, both interact to each other and work each other. A system should be maintained when exploiter is stronger than exploited. Otherwise, system should be changed. Okay? तो हमारी बात, सिस्टम चेंज हो जाएगा अगर संघर्ष में जो जीतेगा वो सिस्टम बनाएगा, जो हारेगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अब मुझे आप एक बताइए, क्या मुगल भाग गए थे देश छोड़ के? क्या ठीक है ना? क्या बन गए? शासित बन गए। शासन कौन करने लग गया? देश करने लग गए। दूसरा जो हिंदू थे, क्या देश छोड़ के भाग गए थे? क्या शासन कौन करने लग गया? मुस्लिम मुस्लिम करने लग गए। सल्तनत में जो भी थे लग गए। तो सिस्टम जो है, सिस्टम शुड बी मेंटेन व्हेन stronger than environment. A system should be changed when environment is much stronger than structure and function. Then system should be changed. Okay. The name of the Marx theory is class struggle, वर्ग संघर्ष। इस दिमाग में एक सिंपल सी बात बैठा लो, आज चलो कितना भी लोकतंत्र हो, लेकिन आप अपने परिवार की बात ले लें, गांव के समाज की बात ले लें, गांव में शासन कौन कर रहा है? वो कौन होता है? गांव का सबसे मजबूत आदमी होता है। तो नहीं कह रहा हूँ, बनाया जाता है, लेकिन क्या हर आदमी चुनाव लड़ सकता है? क्या कौन लड़ेगा? जिसके पास धन बल हो, बाहुबल हो। बिहार नहीं, मैं तो हर देश के हर कोने की बात करूँ, दुनिया के हर कोने की। आज रूस अमेरिका क्या कर रहे हैं? यूक्रेन को मार रहा है और वो ईरान को मार रहा है। क्या ये? अगर अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो ईरान में सिस्टम चेंज होगा, नहीं होगा? और ईरान ज़्यादा शक्तिशाली निकल गया तो क्या करेगा? बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। आप 1000 2000 10,000 50,000 जाए और उन्होंने आप सबको हरा दिया, दिया नहीं हटिया?
अरे भाई उन्होंने सिस्टम बना दिया, कितने लोगों को फांसियां दी थी उन्होंने, क्या उनसे अलग थे क्या, कोई उनसे दूर जा सकता था क्या? उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। अभी समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। देखिए इन थ्योरीज की सबसे बड़ी समस्या थी, ये थ्योरीज इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि ये अप्लाइड नहीं थे। क्या थे? हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं होते। कहीं कहीं पर देखो बिना संघर्ष के ही कोई राजा है बहुत दिन तक साथ। आज भी आप देखो बिहार और यूपी में देखा जाता है फलाने राजा वो चुनाव में खाली खड़े हो गए, जनता जाकर के चुनाव जिता के आ गई। तो क्या वहाँ पर संघर्ष हो रहा है क्या? यानी जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बनते हैं वहाँ पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता। क्या मोदी कोई डंडे के दम पर प्रधानमंत्री बने क्या? नहीं बने ना। तो मॉडर्न थ्योरी के दो पार्ट हैं। मॉडर्न थ्योरी 1945 के बाद आई कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया। उसने कहा एक तो बिहेवियल थ्योरी आई, नहीं में इसको व्यवहारवाद कहते हैं। एक पोस्ट बिहेवियल थ्योरी आई 1992 के बाद आई, जो आज चल रही है। 45 से लेकर के 1992 तक क्या था? बिहेवियल थ्योरी था हिस्ट्री पढ़ने का। और ये क्या था? पोस्ट बिहेवियल थ्योरी। अब इन दोनों को समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतिहास को हम पढ़ें कैसे। ओ टू स्टडी दिस अकॉर्डिंग टू बिहेवियल थ्योरी, हिस्ट्री बिकम एंड। इतिहास का अंत हो चुका है। इस शब्द को ध्यान रखना। इतिहास पढ़ने का कोई फायदा, ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। देखो जब मेंस आप लिखोगे, जब आप प्रीलिम्स दोगे, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्या अगर भारत में सांप्रदायिकता बढ़ जाए तो भारत का विभाजन हो जाएगा क्या? कम्युनलिज्म, व्हेन रिलीजियस सेग्रीगेशन बिकम स्ट्रॉन्गर, देन अगेन इंडिया शुड बी डिवाइड। 1947 में हुआ था, 47 में हुआ था। नहीं आप होगा या नहीं होगा, बस इस पर प्रश्न जवाब दीजिए। 100% होगा या 100% नहीं होगा? ये लोग कहते हैं 100% नहीं होगा। क्या कहते हैं? 100% नहीं होगा, बिकॉज जो 1947 का हमारा सिस्टम था, वो सिस्टम कभी भी 2025 रिपीट नहीं करेगा। 1947 का समाज कैसा था? सोसाइटी कैसी थी? नो नो नो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्या 2025 की जो सोसाइटी है उसे कंपेयर कर सकते हो क्या? नो नो नो, कंपेयर करोगे तो कितनी चीजें सिमिलर निकलेंगी। लेकिन हर चीज तो नहीं निकलेगी ना, 100% तो रिपीट नहीं होगी ना। तो ये कहते हैं इतिहास विज्ञान नहीं है, हिस्ट्री इज नॉट ए साइंस, हिस्ट्री इज टोटल आर्ट। क्या है? और घटनाएं कभी, आपको इतिहास कभी रिपीट नहीं करता। हिस्ट्री नेवर रिपीट टू इटसेल्फ। सुना होगा ना आप लोगों ने, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है। सुना है ना? नहीं सुना है? अरे बहुत कॉमन चीजें बोली जाती है समाज में भाई। यार इतिहास, इतिहास दोहराता है। ये कह रहे हैं इतिहास नहीं दोहराता। बस अंतर ये है, ये लोग क्या कहते हैं कि हमेशा इतिहास यही रहेगा। ये क्या कहते हैं? नहीं, गलत है। इतिहास, यही बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि भाई जहाँ आपने आपने तो यहीं तक पढ़ा ना, इसके आगे जो इतिहास चल रहा है उसकी स्टडी करोगे नहीं करोगे आप? ये लोग क्या कह रहे हैं? हिस्ट्री नेवर रिपीट टू इटसेल्फ। इतिहास कभी भी अपने आप को दोहराता नहीं है, बिकॉज जो सिस्टम पास्ट में था वो सिस्टम प्रेजेंट में नहीं हो सकता, बिकॉज इन्वायरमेंट में चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चर फंक्शन में चेंज आ गया। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या भारत छोड़ो आंदोलन नरेंद्र मोदी के साथ होगा क्या? सिस्टम को चेंज करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या होगा क्या? नहीं होगा। जितना पॉलिटिकल अवेयरनेस 1947 में लोगों के पास था, क्या आज उसका 10 गुना ज़्यादा है कि नहीं है? क्या आपातकाल नरेंद्र मोदी लगा सकते हैं क्या? वाई? बिकॉज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट उस समय आया था, जो चीज़ें उस समय हुई थी, क्या हो सकती है क्या? यस।
Actually, they told that history become end. History never repeat to itself. कल जो बीत गया, अभी आपके जो सुबह से समय बीत गया और जो आने वाला समय में है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये लोग ये कहते हैं। आगे बात समझे? इतिहास मत पढ़ो, इसका कोई फायदा नहीं है, बेकार की चीज़ है इतिहास। जब पास्ट से कोई हमें मदद नहीं मिल रही है, तो फिर प्रेजेंट को और फ्यूचर को तो क्या मतलब इसको पढ़ने का? मेरा तो बताने का ऑब्जेक्ट ये है, भाई यही बातें कह रहे हैं कि अगर कोई भी घटना घटती है, कोई भी सिस्टम बनता है, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रभावित नहीं करेगा। प्रेजेंट सिस्टम एंड फ्यूचर सिस्टम शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द पास्ट सिस्टम। आगे बात सुने, ये व्यवहारवाद है इतिहास का, इसकी आलोचना की गई। जो आप बोल रहे हैं, इनकी भी आलोचना की गई और इनकी भी आलोचना की गई, क्योंकि दोनों क्या हैं, दो पोल्स हैं। एक कहता है इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, और एक कहते हैं इतिहास अपने आप को रिपीट नहीं करता। क्लियर? ये लोग क्या कहते हैं कि अगर 1947 जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाए तो भारत का विभाजन हो जाएगा। There should be partition when the situation arise before 1947। बट ये कहते हैं नहीं, तो बहुत कुछ बटा है, बट अभी मैं नहीं नहीं वो अभी तो आप एक ग्रेटर पर्सपेक्ट में समझे चीज़ों को। अभी आप इतना नैरो मत जाइए, अभी तो आप अप्रोच समझे कि पढ़ना कैसे हमें। फिर पढ़ने का ये भी तो तरीका आप अपनाते हो ना, ये भी तरीका अपनाते हो। अब तीसरा तरीका जेम्स हटिंगटन आया 1992 में, उसने दिया, उसने 1992 में दिया। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहती है कि ध्यान दीजिए, इन दोनों को इसने सिंथेसिस कर दिया। इसने कहा कि इतिहास 100% रिपीट नहीं करता। इतिहास, हिस्ट्री नेवर रिपीट 100%, बिकॉज सिचुएशन बिकम चेंज्ड पास्ट टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो आज है वो 100% फ्यूचर में नहीं रहेगा, और जो आज है वो 100% पास्ट में नहीं था। फिर तो पास्ट में 100% नहीं था, प्रेजेंट में 100% नहीं है। इट मीन्स दैट हमें देखना पड़ेगा कि इतिहास पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इतिहास पढ़ने का फ़ायदा है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सिस्टम हैं जिससे हम सीख सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में डिसीजन। क्लियर? सो दिस इज द मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। और आज 1992 के बाद दिस अप्रोच इज मोस्ट पॉपुलर एंड प्रैक्टिकल टू स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। हमारी बात भाई, पढ़ने का तरीका हम ये भी अपना सकते हैं, ये भी अपना सकते हैं। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट चीज़, इतिहास को ज़्यादा डीपली कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, पढ़ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। अपने साइंस के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच, है ना? चलिए मैं बता देता हूँ। इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। अशोक महान था, देखिए, ठीक है, यानी निर्णय पहले दे दिया गया, डिसीजन पहले दे दिया गया, अब उसको आपको जस्टिफाई करना है अपने तर्क से। जस्टिफाई करिए। ये क्या है? इंडक्टिव अप्रोच। क्या है ये? तो आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगे, जहाँ पर आप प्रूव करोगे कि अशोक महान था या नहीं था। बेटा अभी अभी हम इतिहास में नहीं जा रहे हैं, अभी तो आप पढ़ोगे कैसे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उसमें मत जाओ, अभी हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। 10 मिनट और बैठो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लास में? बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? अब आप देखिए, डिडक्टिव अप्रोच क्या आता है कि अशोक के कार्यकाल की समीक्षा करके अपना निष्कर्ष निकालिए। तो आप सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद लास्ट में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अशोक महान था या अन? तो जहाँ
निर्णय बाद में होता है, सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद। वो डिडक्टिव अप्रोच है। अरे हम इस खाली एक हमने एक उदाहरण दिया है, अब इस पर हम जा ही नहीं रहे हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो साबित कर देंगे। वही चीज़ तो मेन है आपका, सोचने का तरीका ही तो मेन है। जो लोगों से अलग सोचेंगे आप, लेकिन इन चीज़ों को बिना जाने हुए आप कैसे स्टडी करेंगे? आईएएस का पेपर उठा के देख लीजिए आप, पूरा का पूरा या तो इंडक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं या तो डिडक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा कोई मॉडल है क्या? कोई मॉडल नहीं है। एक एक प्रश्न यहाँ से आता है। या तो पहले डिसीजन, कोई स्टेटमेंट दे दिया गया उसको प्रूव करो, या तो बोल दिया गया कि 1947 की परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था क्या? इसको कैसे निकालेंगे आप? डिडक्टिव अप्रोच से निकालेंगे आप। ओके, आगे बढ़े। देखिए हम आगे बात करते हैं। तो आज हिस्ट्री का जो इतिहास है उसके अध्ययन करने का तरीका क्या है? पोस्ट मॉडर्नेशन थ्योरी, पोस्ट बिहेवियल थ्योरी। उसको हम पोस्ट मॉडर्नेशन भी कहते हैं क्योंकि बिहेवियल को हम मॉडर्न कहते थे, मॉडर्न थ्योरी। अब ध्यान दीजिए आप, इतिहास में आप चले जाएं। अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आज इतना ही टाइम है, आज तो कल से बता दूंगा मैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कल्चर और सिविलाइजेशन के आधार पर इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं। एक तो प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक, मतलब इतिहास से पहले का युग। और एक बोलते हैं हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एरा, इतिहास, प्री हिस्टोरिक एज। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व से, 3.5 ट्रिलियन ईयर टू 4 ट्रिलियन ईयर बिफोर। बहुत पहले से पृथ्वी है। लेकिन सभ्यताएं कब से दिखती हैं? मानव कब से दिखता है? जो मानव का इतिहास है, भाई सिस्टम किसने बनाया? क्या जानवर के पास जो सिस्टम होता है नेचुरल होता है, लेकिन मानव ने आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया है, ठीक है? तो मानव का जो सिस्टम दिखता है वो कहाँ से दिखता है? ऑलमोस्ट 55 मिलियन ईयर अगो, 5 मिलियन, लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व की उत्पत्ति होती है। आप देखते होंगे जावा मानो, नेंडरथल मानो, ठीक है? मानव की उत्पत्ति कहाँ होती है? अफ्रीका में होती है। निग्रिटो सबसे पुराने मानव हैं, ठीक है? और वो चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है? इंडिया में आए तो क्या बन गए? प्रोटोस्टलाइट। चाइना की तरफ गए तो क्या बन गए? ओलाइट, ठीक है? और इसी तरह काकेसस माउंटेन की तरफ गए, काकेसाइड बन गए, ओरिएंटल बन गए, ओके, नॉर्डिक बन गए, रेड इंडियन बन गए। तो इन्वायरमेंट, यानी यहीं से इनका माइग्रेशन हुआ चारों तरफ। अब वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार से इनके कलर हर चीज़ों पर असर पड़ गया, ओके। लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यताएं हैं, आधुनिक मानव जिसका नाम होता है होमो सेपियंस, क्या नाम है? और उसी को बुद्धिमान मानव कहते हैं। तो बुद्धिमान मानव के समय से ही सभ्यताओं की शुरुआत मानी जाती है। तो बुद्धिमान मानव सबसे पहले कहाँ आए? जंगलों में आए, क्योंकि जंगल से उनको क्या मिल सकता था? खाना मिल सकता था, सुरक्षा मिल सकती थी। और जब जंगल में आए तो जंगल में इन्होंने क्या किया? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन्होंने अपनी चीज़ों को क्रिएट किया। और इनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? क्या था? स्टोन। तो प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टोन एज, पत्थरकालीन सभ्यता। अब इसमें भी पत्थरों के उपयोग के आधार पर कुछ अब था, जब ब्लंट नेचुरल स्टोन यूज करते थे तो
एक्चुअली कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, एडॉप्शन, ठीक है, म्यूटेशन। एडॉप्शन म्यूटेशन क्या होता है कि धीरे धीरे मोडिफिकेशन होता है। लैमार्क और डार्विन का सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो यही बताता है, धीरे धीरे मोड। पहले पूंछ थी, गायब हो गई, बंदर थे, बंदर से, अब वो मैं पढ़ाऊंगा इतिहास जब, तो बताऊंगा कि भाई कहाँ कितनी चीज़ों से घूम करके, ठीक है, आज मॉडर्न मैन आया, आधुनिक मानव आया। जब बंदर थे तो उनका कोई सिस्टम नहीं था ना, लेकिन जैसे उन्होंने पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे एक सिस्टम क्रिएट हो गया। उसी से शिकार करते थे, उसी से अपनी सुरक्षा करते थे, उसी को रगड़ के आग बन गई, एक नया आविष्कार हो गया, ठीक है। तो लिथिक एज, पत्थर आया, और कुछ समय बाद आपने देखा कि पत्थर के बाद कुछ इन्होंने मेटल्स यूज करना शुरू कर दिया। इसमें ब्रॉन्ज थे या कॉपर था, ठीक है, ब्रॉन्ज था या कॉपर था। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़्यादातर कल्चर लगभग अब्सेंट है, सिस्टम लगभग। पॉलिटिकल सिस्टम स्टोन एज में दिखता है क्या? सोशल सिस्टम दिखता है क्या? इकोनॉमिक सिस्टम दिखता है क्या? कोई व्यापार वगैरह तो नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत इतना ब्लर है। ध्यान दीजिए आप, इतिहास समझने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा एक लाइन और बता दूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इतिहास जो है दो चीज़ों पर आधारित है, फैक्ट और इमेजिन। फैक्ट और इमेजिन। अगर कोई सबूत पाया जाता है, उस सबूत के आधार पर हम सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या है? इमेजिन है। जितने प्राचीन काल में आप जाएंगे, उतने ही फैक्ट की कमी है। क्या है? फैक्ट की कमी है। लेकिन जितना आप मॉडर्न की तरफ आएंगे, उतना ही फैक्ट आपके। तो आज का इतिहास ज्यादा ऑथेंटिक है, बजाय कि, नहीं बात समझ आई? आगे बात। तो इतिहास में फैक्ट और इमेजिन दोनों होता है। उन दोनों को मिला करके हम इतिहास के सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। और जितना ही प्राचीन काल में आप जाएंगे, भाई आज के 25,000 26,000 से पहले, 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले के इतिहास को हम कैसे समझेंगे? कुछ पत्थर जो मिल गया, उसकी स्टडी भी तो होनी चाहिए। कैसे समझेंगे आप? उस पर रिसर्च होना चाहिए ना। अशोक की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, तो कैसे समझेंगे चीज़ों को? तो ध्यान दीजिए कि फैक्ट और इमेजिन। तो जैसे हम प्राचीन, बहुत प्रागैतिहासिक, इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिस्टम या तो था तो बहुत ब्लर था, दिखता ही नहीं था। ठीक है, बहुत, इसके पास को बहुत ज़्यादा सबूत नहीं आए हमारे पास, इसलिए तो हम इसको इधर रखते हैं। और जहाँ से सबूत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, ज़्यादा सिस्टमेटिक बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक। अब इसके बाद ब्रॉन्ज, यहाँ से लोग निकलते हैं, थोड़ा सा और मॉडर्नाइज हो जाते हैं। तो अब इनको देखो, इनका समाज बन गया। क्या बन गया? ये बच्चे पैदा हुए, समाज बन गया। अब इनको ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, ज़्यादा, क्या करेंगे? समूह में रहेंगे, समाज बन जाएगा। ये समाज क्या है? फिर इनका वो पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा। लेकिन ये सब ज़्यादा अच्छी जगह कहाँ पर? पहाड़ पर हो सकता है क्या? पहाड़ पर रहने की जगह नहीं होती। नदी नालों में हो सकता है? नहीं हो सकती। नदी घाटी कहाँ था? जो रिवर वैली थे, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि फर्टिल लैंड था, पीने का पानी था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी था। तो ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? रिवर वैली में शिफ्ट हो गए। और दुनिया की बहुत सारी रिवर वैली सिविलाइजेशन को जन्म है दिया। आगे बात। तो प्री हिस्टोरिक में हम तीन चीज पढ़ेंगे, स्टोन एज और मेटालिक एज और रिवर वैली सिविलाइजेशन। कंफ्यूजन तो नहीं? की जरूरत पड़ रही है क्या? बेटा कहीं रट, इतिहास एक लाइन कहीं रटना नहीं है, ठीक है? जो डेट की आप बात कर रहे हो ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े। अभी अभी थोड़ा, अभी तो आप मुश्किल से मेरे आधे घंटे क्लास में बैठे हो, कुछ नई चीज़ दिखी नहीं दिखी? क्या इतिहास आप ऐसे पढ़ते थे क्या पहले? कोई भी किताब उठाओगे, शुरुआत त्रिकोणाकार सभ्यता थी, फलाना था, धमका था, ऐसा नहीं होता बेटा।
आपको समझना पड़ता है चीज़ों को, दिमाग में पहले क्या आउटलाइन लाना पड़ेगा, फिर पढ़ोगे आप, आगे बढ़ें। फिर आता है हिस्टोरिक एज। ठीक है, हिस्टोरिक एज की हम बात करें तो हम यहाँ पर पूरी दुनिया में हम केवल भारत की स्टडी करते हैं या वर्ल्ड की भी स्टडी कर लेंगे? जी? बेटा आविष्कार तो कल्चर में आएगा। मैंने कहा ना, सोच दो तरह की होती है, आर्ट और साइंस। तो वो तो कल्चर में आएगा, बट मैंने एक चीज़ बताया, अब ये मत सोचो कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था, बट सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्लर था। नहीं समझे आप? भाई आज के 50,000 वर्ष पहले अगर हमारे पास कोई फैक्ट नहीं पाया जाता है तो हम क्या सोचें बताओ? कैसे सोचें, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें? नहीं कर सकते ना फिर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम हिस्टोरिक एज में आते हैं तो यहाँ बहुत क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास वेल डेवलप्ड कल्चर और सिविलाइजेशन आ गए। तो जहाँ पर सिविलाइजेशन और कल्चर काफ़ी ब्लर थे, उनको तो हमने प्री हिस्टोरिक में रखा, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन और कल्चर के फैक्ट हमारे पास आए, तैसे हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा सोचना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा था। ध्यान दीजिए, जो प्री हिस्टोरिक एज थे, ज़्यादातर जगहों पर नेचुरल रिलीजन था, प्रकृति को ही धर्म मानते थे। किसको मानते थे? जैसे हड़प्पा के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? रिवर वैली सिविलाइजेशन था। जन्म देने वाले कौन थे? प्रोटो अस्ट्रोलाइट थे। प्रोटो अस्ट्रोलाइट कौन है? अरे आदिवासी कौन है? भारत में 3 आदिवासी पाए जाते हैं, निग्रिटो, प्रोटो अस्ट्रोलाइट और मंगोलाइट। तो चीन के प्रभाव वाला एरिया क्या है? मंगोलाइट है, वो भी तो ट्राइबल्स हैं। और कुछ अफ्रीकन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, मूल प्रजाति के लोग पाए जाते हैं अंडमान निकोबार वगैरह में, जारिया सेंटलिस। ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर जो आपके जैसे भील हैं, खलासिया हैं, सारिया हैं, मीना हैं, ठीक है, ये कौन है? ये प्रोटो अस्ट्रोलाइड है। कौन है? ये ऑल प्रोटो अस्ट्रोलाइड। सर क्लास छोड़ रहे हैं 5 मिनट में। प्रोटो अस्ट्रोलाइड नहीं है, क्लियर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म देने वाले कौन थे? प्रोटो अस्ट्रोलाइड। अब इतिहास थोड़ा सा इसकी तरफ आए, आप किसके? मार्क्स की तरफ आए। मार्क्स क्या कहता है कि कोई नहीं नहीं सर, बैठिए आप। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ठीक। प्रोटोस्टेट। आगे बढ़ें। Next, देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उसमें हमारा सिस्टम था, सोशल सिस्टम था। पढ़ते हैं ना आप? मातृकालीन सभ्यता थी, जो महिलाएं होती थी वो समाज की प्रमुख होती थी ना। ये धर्म मानते थे, वो धर्म मानते, पीपल की पूजा करते थे, इनकी पूजा करते थे। क्या होता था, स्नानागार ये बनाते थे, वो बनाते थे। पढ़ते हैं ना आप? हैं? वही बात तो है कि कोई नया फैक्ट आ जाएगा तो इतिहास चेंज हो जाएगा। रिसर्च तो हो ही रहा है ना। एक्चुअली रिसर्च 2 तरह से करते हैं हम लोग इतिहास को समझने के लिए। एक तो होती है कार्बन डेटिंग, होती है, एक होती है यूरेनियम डेटिंग। तो किसी वस्तु को समझने के लिए, ठीक है, उस समय के चट्टानों को समझने के लिए, स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या होती है? यूरेनियम डेटिंग। और उस समय जीव जंतुओं को समझने के लिए क्या होती है? तो आज जो मॉडर्न कार्बन डेटिंग से जीवित चीज़ों को, जिसमें कार्बन अवेलेबल है, जीवित चीज़ है वो तो। ये जो फॉसिल्स हैं उनकी एज बताया हमने। और जो जो नॉन जीवित है, ठीक है, बायोलॉजिकल है, उसकी एज कहाँ से निकालते हैं हम? यूरेनियम से। तो इन दोनों चीज़ों की स्टडी करने के बाद हम एज निकाल रहे हैं कि भाई इसकी एज ये रही होगी, तभी तो इतिहास में एज डिसाइड होता है। हम इसकी बात करते हैं, इस सभ्यता को, हड़प्पा कालीन सभ्यता को नष्ट किसने किया? नष्ट होने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो भी कुछ हो हम इस पर चर्चा करेंगे भाई नष्ट क्यों हुआ, डिस्ट्रॉय क्यों हुआ। बट एक नई सभ्यता निकल कर आ गई, उस सभ्यता का नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। और जब वैदिक सिविलाइजेशन आए तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक रिलीजन आ गया, इसका नाम था ब्राह्मण धर्म। क्या था? ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण रिलीजन। वेद ज्ञान का स्रोत था, ठीक है। अभी
उतना दूर आप मत जाइए, अभी आप ही समझिए कि जो वेद है, वो अभी धर्म में पढ़ाऊंगा तो धर्म में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी इंटीग्रेटेड आप समझिए चीज़ों को। मेरे कहने का मतलब है कि वैदिक सभ्यता थी क्योंकि इनकी पूरा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर किस पर आधारित था? वेद पर था। वेद वॉज द मेन बुक फॉर द नॉलेज। ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन था? वेद किसने लिखा होगा? वेद किसने लिखा? ब्रह्मा ने लिखा। ब्रह्मा कोई व्यक्ति थे? एक कबीलाई संस्कृत। वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से होती है, ध्यान दीजिए। चलिए हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आपको 4 वेद हैं, 3 वेद गुप्त काल में लिखे गए, एक वेद, ठीक है, इसका पता नहीं है ऋग्वेद कब का लिखा गया, क्योंकि पांडुलिपि मिली है इसमें केवल हाथ से लिखी हुई। तो जो वैदिक सभ्यता थी, ये क्या है हमारा? एंशियंट हिस्ट्री। क्या है? प्राचीन भारत। तो जहां तक वेद का प्रभाव था सिस्टम पर, जहां तक वेद का प्रभाव था, वो तो हो गया एंशियंट हिस्ट्री। लेकिन इस सिविलाइजेशन को भी डिस्ट्रॉय करके एक नई सिविलाइजेशन आ गई। कौन? आर्य तो ये थे वेद वाले। द्रविड़ कौन थे? नदी घाटी वाले, रिवर वैली वाले। आर्य कौन थे? वेद वाले। और इनको भी खत्म करके एक नई सभ्यता आई, मुस्लिम संस्कृति आगे नहीं आ गई? तो इसको हम मिडिल मध्यकालीन भारत था ये। जैसे ही मुस्लिम कुरान, देखिए ध्यान दीजिए, तो है थोड़ा सा इस्लाम के बारे में भी बता दूं मैं आपको, अभी धर्म को समझना जरूरी है। जैसे अब धर्म की बात की आपने, तो जो वेद है, वैदिक धर्म जो है, धर्म को समझते चले, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कल्चर को आप। ये कहता है, इसकी फिलॉसफी समझिए आप, इसका दर्शन समझिए आप। ये कहता है कि देर आर 3 ऑब्जेक्ट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद हमेशा किसकी पूजा करता है? ज्ञान। जो सर्वोच्च ज्ञानी है वो कौन है? भगवान। सर्वोच्च ज्ञानी कौन है? गीता में क्या लिखा गया है? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करता हूँ, इसे मान लें। अरे भाई, आप कुछ तो एक कहीं तो रुकेंगे आप सोचते समय। तो वैदिक धर्म कहता है सबसे पहले कि ज्ञान की पूजा की जाए। मैं गुरु हूँ तो मेरी पूजा होनी चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, जो आपको ज्ञान देता है, उसकी पूजा होनी चाहिए। अब इसी में बहुत सारे आसाराम जैसे लोग हैं, जो गुरु के भेष में आकर के सीधे काम कर रहे हैं। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? ज्ञान। अब ज्ञान वही हो गया, इमेजिनरी पावर और फिजिकल, यानी कला और विज्ञान है। ज्ञान के 2 भाग है। एक तो किसी चीज के बारे में आपने हमें बता दिया, वो चीज प्रूव नहीं कर सकते आप, वो हाइपोथेसिस होती है। और एक चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, वो थ्योरी होती है। क्लियर? तो ज्ञान के 2 भाग हैं। एक चीज जो प्रूव नहीं हो सकती है, जैसे भगवान है लेकिन प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है, मोटरसाइकिल है, वो प्रूव हो जाएगी। दूसरा होता है भक्ति, डिवोशन। इस ज्ञान पर विश्वास करना क्या है? रेस्ट ऑफ द नॉलेज इज डिवोशन, भक्ति। जो ज्ञान है, ज्ञान 2 तरह का होता है, सीखा हुआ ज्ञान और अनुभव प्रयोग से लाए वाले ज्ञान। जो आपने सीख लिया, मेरे पास ज्ञान है, आपने सीख लिया, लर्न। दूसरा, आपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से आपने सीखा, क्या है? क्रिएशन है, नया ज्ञान है। तो उस पर ट्रस्ट करना क्या है? भक्ति है। हम भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा है कर्म, ठीक है, एक्शन। आप कर्म करेंगे। अब आप, जो आपके पास ज्ञान है, उस पर विश्वास करते हुए आगे आप बढ़िए, कर्म करिए आप। तो वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, आपने जो की बात कर ली, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। इस पर जो मैं डिटेल में लेक्चर लूंगा, अभी इतना टाइम नहीं। अभी तो मैं खाली एक आउटलाइन समझा रहा था इतिहास का आपको। ये क्या है? ये 3 चीजें हैं जिस पर हमारा पूरा सनातन धर्म, तो धर्म टिका हुआ है। बात समझ आ गई?
इसके अलावा और हिंदू धर्म कुछ नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद इन तीनों चीज़ों की बात करता है बस। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म जब आया तो इस्लाम में देखिए आपने दो चीज़ देखते होंगे, शरीयत और कुरान। जानते हैं शरीयत और कुरान क्या है? बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मध्यकालीन भारत को समझने के लिए ये चीज़ जरूरी होगा जानना। शरीयत और कुरान ये कहता है कि एक मोहम्मद साहब का नाम आपने सुना होगा, है? मोहम्मद साहब, इस्लाम को समझने का प्रयास करिए कि अल्लाह, अल्लाह कौन है? सर्वोच्च ज्ञान। देखो हिंदू धर्म से इन्होंने सीखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप। अल्लाह कौन है? सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान। ये कहते हैं कि भाई किसी मूर्ति को, किसी चीज़ों को ये बांधो मत, क्योंकि सर्वोच्च ज्ञान तो प्रकृति के पास है। किसके पास है? डॉक्टर की सीमा है कि नहीं है? ये शरीर किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है। इस्लाम भी बहुत रेशनल धर्म है, ये तो बर्बाद कर दिया लोगों ने जाकर के। नहीं मानते हैं, आगे बढ़ के मैं बताऊंगा लोगों ने कैसे इसको बर्बाद किया है। तो ये कहते हैं कि इसलिए किसी चीज में इसको बांधा मत जाए। अल्लाह कौन है? कण कण में है, वो दिखता नहीं है। अरे भाई, ये कहीं सुनी बातें, बस इतिहास पढ़ो। अरे नहीं, लिखी नहीं है, आप पहले सुन लीजिए पूरी बात, इसके बाद आप देखिए अल्लाह। फिर ये कहते हैं कि अल्लाह को कौन समझ पाया? अल्लाह को जो समझ पाया उसका नाम है पैगंबर। क्या नाम है? और वो कौन थे? मोहम्मद साहब, यानी मैसेंजर। हाँ बिल्कुल मैसेंजर। तो अल्लाह को समझने का काम किसने किया? मोहम्मद साहब ने किया। मोहम्मद साहब भगवान नहीं है? अल्लाह नहीं है? हाँ, ये बातों को उन्होंने बताया। अब मोहम्मद साहब ने दो चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति की क्या ड्यूटी है, उसको कैसे रहना चाहिए। ये है शरीयत। क्या है? क्या बोलते हैं इसको? शरीयत। अब व्यक्तिगत जीवन को समझने का प्रयास करना शरीयत है, और सिस्टम बनाने का काम करना कुरान है। ठीक है? ये दो इनकी अलग अलग किताबें हैं, बट कुरान का पार्ट ही शरीयत है। अब भाई आप हो सकता है ज़्यादा जानते हो, लेकिन मैं जो जी मैंने पढ़ा, मैं मेरी रिसर्च है इस पर। ठीक है? जैसे इस्लाम में एक व्यक्ति को 5 सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है? ठीक है? नमाज, ज़कात, हज। ठीक है? ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ों को मिला करके बनता है, पाँचों सिद्धांत है इस्लाम के। ठीक है? और एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या करना चाहिए, जैसे पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, ये कल्चर बन जाता है और ये सिस्टम बन जाता है। मेरे समझाने का प्रयास ये किया है कि ये तो कल्चर बन गया इनका, शरीयत, और ये क्या बन गया? सिस्टम बन गया। तो जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम में एक किताब आती है जिसका नाम है कुरान, शरीयत। उसने पूरे के पूरे सिस्टम को प्रभावित किया, और उसके दो फेस बन जाते हैं। एक तो सल्तनत, क्योंकि यहाँ क्या है, अल्लाह, पैगंबर, और पैगंबर के जो आदेश को मान करके, ठीक है, जो पैगंबर के आदेश को मान करके शासन करता है, व्यवस्था बनाता है, चलाता है, उसका नाम है खलीफा। क्या नाम है? और खलीफा क्या करता है, खुद सारे शासन नहीं कर सकता, तो ये अलग अलग एरियाज में अपने रिप्रेजेंटेटिव रखता है, इसका नाम है सुल्तान। क्या नाम है? और सुल्तान के नीचे कौन होता है? सामान्य मुसलमान। तो इनकी हायरार्की समझ में आ गई बात? ये अल्लाह प्लस के नीचे पैगंबर, उनके नीचे खलीफा, और खलीफा। अब जब तक खलीफा सिस्टम प्रेजेंट था, तब तक जो शासन किया गया भारत पर, उसको क्या बोला गया? सल्तनत। नहीं, मुगल नहीं था वो सल्तनत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सल मुगल तो खलीफा को मानते नहीं थे, यही तो मुद्दा था। तो आप मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि सल्तनत काल और मुगल काल, दो भागों में आप पढ़ेंगे सिस्टम को। आप समझ आ गई? ये गुलाम वंश रहा, से लोधी वंश तक आप कहाँ पढ़ते हैं? सल्तनत। इसके बाद आप आ जाते हैं मुगल काल में। अच्छा, इसके बाद फिर
मध्यकालीन भारत खत्म होता है, जिसको पोस्ट मुगल बोलते हैं, जब अंग्रेज आने शुरू हो जाते हैं। और अंग्रेज कब आते हैं? वो एक नई सभ्यता संस्कृति लेके आते हैं, जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। क्या नाम है? क्रिश्चियनिटी। जब क्रिश्चियनिटी आती है, मुगल आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी, अंग्रेज आते हैं तो उनको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी दो पार्ट हो गए, एक तो पोस्ट मुगल, मुगलों के बाद, और एक ब्रिटिश रूल। क्लियर? भाई प्रभाव तो अंग्रेजों का था, लेकिन अंग्रेजों का शासन नहीं था। औरंगजेब की बात देखिए ना आप। और जब अंग्रेजों का पूरी तरह से व्यवस्था स्थापित हो गई, सिस्टम बन गया, तो ये ब्रिटिश रूल आ गया। तो इतिहास का डिवीजन आपने देखा, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, दो जगह डिवीजन हुआ। वहां पर आपके पास स्टोन एज आ गया, मेटालिक एज आ गया, और रिवर वैली सिविलाइजेशन आ गए। आपको क्या पढ़ना है, समझ आ गया? और जैसे आप हिस्टोरिक एज में आए, तैसे क्या आ गया? एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें वेद का प्रभाव था। मॉडर्न, सॉरी, मेडावल हिस्ट्री, जो किससे प्रभावित था? कुरान से और शरीयत से प्रभावित सिस्टम बना था। उसके दो पार्ट हैं, सल्तनत और मुगल। और इसके बाद फिर आप आ गए मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आ गया? पोस्ट मुगल और ब्रिटिश सिस्टम। फिर इसके बाद जो चौथी स्ट्रीम आई, वो 1947 के बाद आई। 1947 के बाद हमने ब्रिटिश सिस्टम को भी खत्म कर दिया। हम क्रिश्चियनिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म समझते हैं आप? क्या ये, इसे क्या सीखा हम लोगों ने? भाई ये बहुत अच्छा है। आज पश्चिम की सभ्यताओं को हम लोग अंधाधुंध लेते हैं। कुछ तो ऐसी बात होगी जहाँ से हम इसको लेते हैं। और देखिए, जितने ईसाई धर्म मानने वाले देश हैं, लगभग वो विकसित हैं। जहाँ पर ईसाई धर्म थोपा नहीं गया है, अपने आप आया है। ईसाई धर्म जो है, वो किस पर आधारित है? नहीं, जीसस तो चलो ठीक है, ये विज्ञान पर आधारित है, ये रेशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों पर आधारित है। ठीक है? इसमें जो ऑर्थोडॉक्स बन गए, वो कैथोलिक हैं, बट ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका एक शब्द है, मैं नाम यूज कर रहा हूँ, लॉजिकल पॉजिटिज्म। एक वर्ड यूज किया जाता है, लॉजिकल पॉजिटिज्म। ध्यान दीजिए, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो दिखता है वही सत्य है, बाकी सब कल्पनाएं हैं, झूठ है, मिथ है। व्हाट इज प्रेजेंट, दिस इज रियलिटी, दिस इज ट्रूथ, अदरवाइज एवरीथिंग इज मिथ। अरे भाई, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी है। क्रूसेड क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था ना, क्रूसेड इसलिए हुआ था कि ईसाई धर्म, नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। कमी आई तभी तो सुधार हुआ ना। लेकिन क्या इसके ऑब्जेक्ट को आप खत्म कर देंगे क्या? ये लॉजिकल पॉजिटिव की बात करता है, ये सीधा कहता है कि जो चीज़ें व्यवहारिक हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, उसी पर हमारे लॉजिक फिट होते हैं, बाकी चीज़ें, ठीक है, हनुमान जी उड़ते थे, ये झूठ है। एक मिनट, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन हवाई जहाज उड़ता है, ये सत्य है। नहीं समझे आप? हवाई जहाज उड़ता है, ये सत्य है। भगवान राम ब्रह्मास्त्र मारते थे, ये झूठ है। लेकिन आज हाइड्रोजन बम, ये क्या है? ये सत्य है। इसी लोग, ये लोग विज्ञान के बहुत करीब है, ये लोग साइंस के बहुत। जब क्रिश्चियनिटी आई, तो उस समय हमारे जो सिस्टम बनाए गए, ऑलमोस्ट वही सिस्टम तो चल रहा है। ज़्यादा चेंज आया क्या? इसके बाद 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो इसके बाद हम लोगों ने उस सिस्टम में मॉडिफिकेशन करने के साथ अपना एक नया सिस्टम बनाया, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तर आधुनिक इतिहास 1947 से लेके अब तक चल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट कह लो या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री कह लो आप। क्लियर? तो इतिहास में क्या पढ़ना है, समझ में आ गई बात?
इतिहास में क्या पढ़ना है? इस्लाम के 5 सिद्धांत है, कलमा, रोजा, आज, जक़ात और हज। पांचों सौ सिद्धांत हैं, ठीक है। इसी पर इस्लाम आधारित है, इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। और शरीयत क्या है और कुरान क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या, बिकॉज मेरी बहुत अच्छी स्टडी है धर्मों पर। और आप इन पांचों चीज़ों को देखोगे ना अगर, तो कहीं ना कहीं आपको वैदिक धर्म से प्रभावित दिखेगा, समझ रहे हैं? कोई कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से चीज़ें प्रभावित हैं। क्या वैदिक धर्म में विज्ञान नहीं था क्या? उन्होंने बैलेंस किया था स्पिरिचुअलिटी और साइंस को, इन्होंने केवल विज्ञान की तरफ चले गए। और इनमें तो कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा ही नहीं, इस्लाम में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं आपको। कलमा, इस अल्लाह को दिन भर में कई बार याद कर लो, 5 बार याद कर लो, कलमा। अल्लाह को याद करने का तरीका है कलमा। रोजा, शरीर को और मन को शुद्ध कर लो। आयत, आयत, आयत क्या है? जैसे आप रामायण महाभारत पढ़ते हो, इसको याद करते हो आप, वैसे ही कलमा क्या होता है? कलमा पढ़ा जाता है जब आप अल्लाह को याद करते हैं, अपने सुप्रीम सिस्टम को याद करते हैं, तो कलमा है वो। रोजा, मन और शरीर को पवित्र करना। नमाज, ठीक है, इबादत, एक तरह से टाइप ऑफ इबादत ही हो गया। ज़कात, प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा संचय मत करो, ठीक है। और अपने कमाए हुए धन का एक हिस्सा धर्म में खर्च करो, ठीक है। नमाज, सॉरी, ज़कात और हज। एक बार उस जगह की यात्रा करो जहाँ पर इस धर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि समाज को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। ना ना ना, वो तो अलग डिवीजन है, मुसलमान और काफिर। इन्होंने कहा कि जिसके पास ये पांचों चीजें नहीं है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, वो जानवर की तरह है। और एक सच्चे मुसलमान का कर्म है कि वो काफिरों के खिलाफ क्या करे? जिहाद। तो इसमें जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ था कि उनको मुसलमान बनाया जाए, तो इन पांचों चीजों से बचाया जाए। और आज जिहाद का अर्थ क्या है? गला काटना, ठीक है। तो जिहाद का अर्थ क्या होता है कि जो काफिर हैं उनको मुसलमान बनाना। काफिर कौन है? काफिर वो लोग हैं जिनको जिनको ज्ञान नहीं है। इसलिए इस्लाम इज ए सेंट्रिक रिलीजन। सेंट्रिक रिलीजन कहता है हम सुप्रीम है, सर्वोच्च हैं। और जब हम सर्वोच्च हो गए तो इसका मतलब हमारे सारे नीचे हो गए। इसका मतलब जो इस्लाम को जानता है वो सर्वोच्च ज्ञानी है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कौन है? काफिर है। तो उसको ज्ञान दो। पाकिस्तान को क्या? अरे भाई वो लोग कहते हैं, हम थोड़ा कहते हैं चीज़, वो तो वो कहते हैं ना, उनकी विचारधारा है? किसी में किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो वो आतंकवादी बन जाएगा फिर। ये इस्लाम धर्म कट्टर क्यों हो गया? बहुत अच्छा धर्म था ये, शायद। बेस्ट। ना 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 ना, गलत। मैं आपको वास्तविकता सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों, मैंने हिंदू धर्म की बात नहीं करी क्या? क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करी क्या? किसी धर्म में जो अच्छी चीज़ है उसको लोगे नहीं लोगे आप बिना जाने हुए किसी चीज़ को गाली देना शुरू कर दो। जानते हैं आप इस्लाम में क्या कमी है? बताइए आप, एक कमी बता दो मुझे, एक कमी बताओ इस्लाम में जो है। तो कहाँ लिखा है यार, किस आयत में लिखा है? बात कह रहे हैं आप? एक्चुअली क्या मैं बताऊँ, जो चीज़ें प्रचारित कर दी जाती हैं, गलत तरीके से प्रचारित कर दी जाती हैं, आज 90% जो क्लेरीज हैं वो मौलवी है। 90%। नहीं, जो क्लेरीज हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? मौलवी कहाँ से बन रहे हैं? इसमें बेटा मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, धर्म में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे मठाधीश लोग बैठे हुए हैं जो इस धर्म में सुधार नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। धर्म, मैंने पहले ही बताया, धर्म धारण करना, मानवता। धर्म का सर्वोच्च अर्थ क्या होता है? मानवता। तीनों ही धर्म जो हैं, जो मेजर धर्म हैं,
उनका ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी को पाने के लिए चाहे आप मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गिरजाघर में जाएं, बट ऑब्जेक्ट क्या है? तो बेटा सेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिए, धर्म का ऑब्जेक्ट और दूसरा सेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ह्यूमैनिटी रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन सेक्ट चेंज होता रहता है। हम भगवान की पूजा करते हैं, वो इस्लाम को मानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, तो सेक्ट अलग अलग हो गया। सेक्ट इज डिफरेंट इन एवरी रिलीजन बट ऑब्जेक्ट इज सिमिलर। क्या किसी धर्म ने ये कहा है कि हम मानवता की बात नहीं करते? क्या इस्लाम कहता है मान किसी को मार दो? क्या हिंदू धर्म कहता है? अब चलिए ठीक है, आप ज़्यादा इस्लाम को जानते हैं, चलिए मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं है। तो ऑब्जेक्ट है इतिहास बताना, ठीक है? पहली बात, इतिहास हमेशा निष्पक्ष होकर के अध्ययन करता है। अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो भी अध्ययन करेगा, और सही किया है तो भी अध्ययन करेगा। इतिहास कभी बायस्ड नहीं होता। इतिहास बहुत निष्ठुर होता है। इतिहास उन्हीं चीज़ों की स्टडी करता है, किसी ने अच्छा किया है तो स्टडी करेगा, बुरा किया है तो भी स्टडी करेगा। आपका जब इतिहास बनेगा, उसी को हम बोलते हैं चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्कित। तो आपने जो गलत किया है वो भी लिखा जाएगा, और जो सही किया है वो भी लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर इस्लाम ने कोई गलती करी है तो भी लिखा जाएगा, अगर सनातन ने कोई गलती करी है तो भी लिखा जाएगा, और क्रिश्चियनिटी ने गलती करी है तो भी लिखा जाएगा। इतिहास कभी बायस्ड नहीं होता। और एक चीज़ बताऊँ आपको बेटा, हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हमारा देश एक सेकुलर देश है। क्या है सेकुलर का मतलब? क्या होता है कि डिस्पाइट सारे सेक्ट अलग अलग हैं, बट सारे सेक्ट हमारे देश में बराबर है। क्या है? हमारा जो सिस्टम है वो किसी सेक्ट को नहीं मानता। कभी बजरंग बली की पूजा करके संसद चलती है क्या? नहीं चलती ना। अरे बेटा आप ये तर्क नहीं है। हम एक सेकुलर देश है, हम संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं। हमारा सिस्टम संविधान की बात करता है, किसी धर्म की बात, किसी सेक्ट की बात नहीं करता। लेकिन जो हमारा जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जो किसी धर्म का ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है? ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी दोनों में सेकुलर है। हम लोग पंथ निरपेक्ष देश हैं, धर्मनिरपेक्ष देश। अब स्टैंड फ्रॉम रिलीजन नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम क्या हैं? हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब होता है कि धर्म निरपेक्ष होने का मतलब होता है कि इसके ऑब्जेक्ट से भी दूर जाना। कभी भी राजनीति धर्म से दूर नहीं हो सकती है। एक डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका ऑब्जेक्ट ह्यूमैनिटी होता है, जस्टिस होता है। उसी तरह धर्म का ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमैनिटी है। लेकिन जब सेक्ट की हम बात करेंगे तो हम किसी सेक्ट को नहीं मानते, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी ह्यूमैनिटी के लिए तो हर सेक्ट को प्रमोट करेंगे। इन स्पेशल कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन, स्टेट शुड बी प्रमोट एवरी सेक्ट। हम हज पे भी भेजते हैं, पंडित यात्रा भी भेजते हैं ना, कि जाओ ज़्यादा मानवीय बनो, धर्म के ज़्यादा अच्छे स्वरूप को समझो आप। ठीक है? हम लोग सेकुलर हैं, हमारा सिस्टम संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता है। हिंदू राष्ट्र की बात आ रही थी, हिंदू राष्ट्र की बात का मतलब हम वेदों से चलेंगे, ये तो था ना मतलब। इफ यू वांट टू इंडिया कन्वर्ट इनटू ए हिंदू राष्ट्र, इट मींस दैट एवरी सिस्टम शुड बी गवर्न बाय वेद्स। इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सारे सिस्टम को वेदों से चलाएंगे, वेदों से चलाएंगे। इसका मतलब यही हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो इस्लाम से सीखते हैं या क्रिश्चियनिटी से सीखते हैं उसको हम दूर कर देंगे। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी को कह दो कल से वो पैदल चलना शुरू कर दे, हवाई जहाज छोड़ दे। क्या आप लोग सिविल सर्वेंट बन रहे हो? सिविल सर्वेंट चौथी पास लोगों से बहुत बुद्धिमान होता है, किसी की आलोचना नहीं कर रहा। ठीक है? सिविल सर्वेंट बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करके जाता है, बहुत ज्ञान लेके जाता है। समझ रहे हैं? आप उनको एडवाइस करते हो, उनके डंडे से नहीं चलते आप। ठीक है? आप बताओ, समझ में आया नहीं आया? बहुत कंस्ट्रक्टिव बात हुई। ठीक है? कई सारी जगह डिस्प्यूट भी रहे, बट जो डिस्प्यूट है वो पहली क्लास में बेटा सॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आज मेरा ऑब्जेक्ट ये था कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है उससे परिचय कराना। इतिहास पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्ट आज नहीं था। अब मैं 2 मिनट में क्विक समरी कर दूं, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है? क्लास एंड करूंगा मैं। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री?
ये बुक है अर्नोल्ड टॉयनबी की, वो बताता है इतिहास क्या है। डेफिनेशन आ गई। फिर हिस्ट्री का क्या आ गया, नेचर आ गया। और नेचर जब हमने पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, सिविलाइजेशन और कल्चर। ठीक है। फिर हमने हिस्ट्री पढ़ने के अप्रोच बताए आपको कि दो तरह के हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। फिर मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में जो डिवीज़न होता है एज का, इरा का डिवीज़न होता है, वो कैसे होता है, प्री हिस्टोरिक और प्री और हिस्टोरिक। फिर एक आउटलाइन दिमाग में बन गई। ठीक है। और इतिहास को जब हम यूज करने की बात आते हैं, इतिहास को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन, तो वो हमने आपको बताया कि दो तरह का होता है, एक तो इंडक्टिव होता है और एक डिडक्टिव होता है। फिर आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, उम्मीद है समझ में आया होगा। और शुरू में एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखिए, अगर मैं किसी चीज़ को डीप में लेके चला गया तो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो छूट जाएगा लेक्चर का। समझ रहे हैं? ये जगह आपको हमने इसलिए टोका है क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का पहले एक आउटलाइन समझने की बात है, फिर डीप चीज़ें समझ में आएंगी आपको। फिर पहले घर बनाओगे तभी तो उसमें सीमेंट और क्या कहते हैं पेंट लगेगा, या बिना घर बने पेंट लगा दिया गया। तो एक पार्ट लेकर के चले जाएंगे ना तो बात नहीं बनेगी, ग्रेडेड तरीके से समझना पड़ेगा। अच्छा, बुक वगैरह कौन सी लिया आपने? देखिए, फैक्चुअल चीज़ों के लिए तो ल्यूसेंट सफिशियंट है, किरण और लूसेंट। किरण और लूसेंट फैक्ट्स को जानने के लिए सफिशियंट है। तो जो किरण है, किरण जी के शायद बिहार से आती है, बिहार से ही है, लूसेंट भी बिहार से ही है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा फैक्ट कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा है। अगर दोनों को आप मिला के पढ़ लेते हैं तो शायद बिहार ने यूपीएससी कहीं पर भी कोई फैक्ट उससे बाहर। बेटा कॉन्सेप्ट तो मैं क्लास में दे दूंगा और फैक्ट आप उन दोनों किताबों से पढ़ लें, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका समय और संसाधन दोनों में बचा दूंगा। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, समय खराब ना करें, संसाधन खराब ना करें। ठीक है, लोग क्या करते हैं, 90% नोट आप उठा के देख लेंगे, कोई क्रिएटिविटी और नई चीज़ नहीं है। क्लास में बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपको बताई होंगी जो आपको नहीं लगी होंगी, लगी कि नहीं लगी? कोई भी बुक उठा के आप देख लीजिए, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, और बिना इसको समझे हुए आप इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपका अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ, क्लास को आज एंड कर रहा हूँ कि फैक्ट पढ़ने के लिए तो दो किताबें सफिशियंट है। फैक्ट तब यूजफुल होता है जब आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट में फैक्ट फिट हो जाता है तो बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, बंद।